हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस का सिलेबस लेसन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और सिस्टमैटिक ढंग से पूरा कंप्लीट होगा। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी क्यों ना हो, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर विषय एकदम सीरियसली कंप्लीट मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में ना हो। एकदम हम पूर्ण ज्ञान आपको देंगे हर सब्जेक्ट का। तो आज हम सबसे पहले क्लास 10th का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। यह है आपका, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, यह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले बात आती है कि आखिर रासायनिक समीकरण अभिक्रिया आखिर होता क्या है, समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, इसके अंदर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो एक एक करके हम आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। सब फिजिकल चेंजेस क्या होता है कि वे परिवर्तन जो आकार एवं भौतिक गुण में परिवर्तन करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से क्लियर होगा। जल का जमना क्या हो जाएगा, बर्फ का पिघलना यानी गलना, बर्फ का गलना। वाष्पीकरण किसी भी रूप में करेंगे तो जल जो है जल ही रहेगा, इसका भौतिक अवस्था जो चेंज नहीं होगा, तो वैसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगला जो हमारा है वो है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है कि वे परिवर्तन जिसमें उनका गुण ही बदल जाता हो, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे दूध फटना, जंग लगना, दूध से दही बनना, देखिए उनकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। तो वैसी चीज कराएंगे आपके क्या, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बोलता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने कहा मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के बना लिया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना अभी सिखाएंगे हम इसी टॉपिक में। तो दो या दो से अधिक मिलकर के दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप ही तो तैयार होगा। अगला हमारा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीक का मतलब होता है, जैसे Mg लिखा है ना, Mg, तो ये सिंबल हो गया Mg, तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन तथा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो आपका बन गया। जैसे ये जो इधर साइड आपका बन गया, ये हो गया उत्पाद, और ये इधर जो आपका हो गया, इसका नाम है अभिकारक या क्रियाकारक भी इसको कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिकारक का मतलब हो गया इस साइड, और जो उत्पाद जो इनके फलस्वरूप बना वो हो जाएगा आपका उत्पाद। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। देखिए, संतुलित का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे आप दुकान में जाते होंगे, कोई सामान लेते होंगे, तो एक तरफ क्या रखता है, एक तरफ जो आपका बाट होता है 1 kg है तो 1 kg रखा, दूसरी तरफ सामान रखा और दोनों को बराबर करके देता है। तो संतुलित का मतलब ये होता है दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे समान न करके हमें रासायनिक समीकरण मतलब इनका जो है हमें संतुलित करना है कि दोनों साइड हमारे जो दोनों अणु हैं वो हमारा क्या होगा, इक्वल होंगे। देखिए पहला आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 सेकंड, हाँ देखिएगा, इसको देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस में आपको क्या करना है, एक एक करके मैं आपको पूरी काउंटिंग बता देता हूं। जैसे क्या है यहाँ पे H कितना है 1, H कितना है 1, यहाँ आप देखिएगा H कितना है 2, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3। इधर देखिए आप यहाँ पे H कितना है 2,
यहाँ पे कितना है 2, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस में यही करना है आपको कि दोनों साइड क्या कर देना है, बराबर कर देना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n है हमारा 2, n कितना है 2, तो हम इसको कर दिए 2, क्या कर दिए, नीचे करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं HNO3 CaOH का होल 2, और ये हो गया आपका CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। ध्यान दीजिए, यहाँ पे H कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2, यानी 3, बैलेंस नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, क्या लगा दिया 2। अब 2 ये हो गया। अब ये हमेशा इसके साथ गुना होगा, कभी प्लस नहीं करिएगा, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन देखिए कितना है 6, और एक इधर है, यानी ये हो गया आपका बैलेंस। अभी नहीं हुआ है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 डालते हैं। यहाँ पे जब हम 2 डालें तो हाइड्रोजन हमारा हो गया कितना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब यहाँ देखिए आपका हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पे आ गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, यानी आ गया यहाँ पे 6, और यहाँ देखिए 8, 6 और 2 8। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे आप 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी ये हो गया 8। अब आपका क्या बच गया, और कुछ बचा, हाँ नाइट्रोजन देखिए तो कितना है 2। तो यही है बैलेंसिंग, हमारे क्या हुआ, सब बराबर हो गए। दोबारा देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं इधर आपके 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए 4, हाइड्रोजन यहाँ देखिए 4, बराबर हो गए। चलिए, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, बराबर हो गए। ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे 2, कितने हो गए 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और यहाँ कितने हो गए 2, यानी 8, बराबर हो गए। तो ये बैलेंसिंग यही होता है, और हम आपको 2-4 बैलेंसिंग समझाते हैं ताकि आप क्लियर एकदम समझ जाए, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए दूसरा सवाल हमने यहाँ लिखा है NaOH प्लस H2SO4 और बनता है आपका Na2SO4 प्लस H2O। इसका भी एक तरीका आपको हम बताएंगे कि ये बनता कैसे, आखिर हमें कैसे पता चलता है कि ये कैसे है। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा बच्चे कि ये पहले वाला जो है लास्ट वाले के पास जाएगा, और इसका जो है पहला वाला इसके लास्ट वाले के पास जाएगा। जैसे देखिए Na2SO4 H2O, ये आपको अभी अभिक्रिया में क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ बैलेंसिंग ही सीखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप सोडियम कितना है 1, यहाँ देखिए सोडियम कितना है 2, तो सबसे पहले आप इसे 2 कर दीजिए, सोडियम कितना हो गया 2। अब आप देखिए SO4 कितना है 1, SO4 यहाँ कितना है 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और ये कितना है 5, यहाँ पे 4 और ये कितना हो गया 5, बैलेंस हो गया। समझ आया? चलिए एक और देखिए, BaCl2 प्लस H2SO4 और यहाँ पे आपका BaSO4 और HCl। अच्छा, इसका नाम भी आपको साथ साथ याद करवा देते हैं। NOH को पढ़ते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम सल्फेट जल, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल बेरियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अब यहाँ बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ Ba एक है, एक ही है, SO4 एक ही है। अब बचा क्या आपका हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, तो आप इसको 2 कर दीजिए। कितना सिंपल है, बस खाली ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है बच्चे। चलिए आइए नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है आपका, यह है आपका Al प्लस H2SO4 और यहाँ पे क्या है Al2 और यहाँ पे आपका SO4 और यहाँ है H2। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है Al2, तो जैसे देखिए ना वैसे पहले करके देखिए कि यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 लगा दिए, पहले चेक करिए कि होता है कि नहीं होता है। तो Al2 SO4 यहाँ कितना है 3 बार, यहाँ SO4 1 है तो हम इसको कर दिए SO4 को 3, क्या कर दिए 3। तो जैसे SO4 को हमने 3 किया, हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया 6,
हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे लगा दीजिए 3, हो गया बैलेंस। एक और समझाता हूं आपको, मैं अपना आपको पूरा बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ मैग्नीज कितना है 1, यहाँ भी 1, चलिए ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 कर देना है, कर दिए तो नीचे कर देते हैं, नहीं तो इसी सवाल में गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आएगा MnO2 प्लस HCl और ये हो गया MnCl2 प्लस Cl2 और ये हो गया आपका H2O। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हमने ऑक्सीजन को कर दिया 2, कितना कर दिया 2। अब जब 2 ऑक्सीजन किया तो हाइड्रोजन हमारा ऑटोमेटिक कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को कर दीजिए 4, कर दिए। अब जैसे हाइड्रोजन को हमने 4 किया, क्लोरीन क्या हो गया 4 और यहाँ पे हमने कर दिया इसको 4, 2 दूनी 4। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगा। यानी ये था हमारा रासायनिक समीकरण, हमने आपको 5 सवाल रासायनिक समीकरण करके दिखाए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो सबसे पहले हमारा है संयोजन अभिक्रिया। देखिए नाम से ये संयोजन मतलब मिल जाना, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब हो गया कि जब, इसका परिभाषा थोड़ा नोट कर लीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद मतलब एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे NH3 हो गया आपको अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये 2 हो गए, अब ये मिल करके एक सिंगल बनाएंगे NH4Cl, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। नौसादर भी इसी का नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण किए, ये कहलाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है। अगला हमारा वियोजन। देखिए वियोजन अपघटन का मतलब क्या है, अलग हो जाना, यानी ठीक इसका उल्टा है। इसमें क्या कहा मैंने कि 2 मिलकर के 1 हो रहे थे और यहाँ क्या होगा 1 मिलकर के 2 बन जाएंगे, 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं। तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक बाह्य कारकों के, बाह्य कारक का मतलब होता है उसे अलग करने के 3 मेथड बताए गए हैं। तो बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण अलग अलग पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं। एक बार इसका परिभाषा दोबारा सुनिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण अलग अलग पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका वियोजन, या इसी का नाम है अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये जो बाह्य कारक का प्रभाव है यहाँ आपको 3 तरह से पढ़ना है। कितने तरह से पढ़ना है, 3 तरह से। एक तो है आपका उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन का मतलब हो गया गर्म करने के बाद, जैसे हमने एक यौगिक ले लिया CaCO3, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट पे आप डालिएगा उष्मीय अपघटन, क्या करेंगे हिट करेंगे इसको, उष्मीय अपघटन, तो ये विभक्त हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने आपको यही परिभाषा कहा कि जब एक पदार्थ, एक यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण अलग अलग पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं तो यही कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। और ये 3 तरह के हैं। एक है आपका उष्मीय अपघटन, यानी ये हो गया उष्मा के कारण। दूसरा है आपका प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में क्या है, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य की लाइट में सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग, यानी हुआ तो वही अपघटन ही, एक अलग दूसरा भी अलग। तीसरा है हमारा विद्युत अपघटन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह जो है 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा ये अलग हो गया।
एग्जाम्पल दिया मैंने KCl का मतलब हो गया पोटेशियम क्लोराइड, और इसका जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ये होगा पोटेशियम और ये हो गया आपका क्लोराइड। अच्छा, बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर दीजिए, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 पोटेशियम के, ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा। जो तीसरा नंबर है डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, प्रतिस्थापन। स्थापन का मतलब होता है एक दूसरे से स्थान को बदल लेना, एक दूसरे से स्थान को चेंज कर लेना। हमने यहाँ परिभाषा लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। विस्थापित का मतलब हो गया, अगर हम आपके जगह गए तो आप हमारे जगह आके बैठ गए। विस्थापित का मतलब अगर ये हमें विस्थापित का मतलब यही होता है कि हम आपस में एक दूसरे का स्थान को चेंज कर लेना। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, हमने यहाँ लिखा है कि सर Fe+CuSO4 लोहा प्लस इसको यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखिए चेंज कब होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें चेंज और इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले वाला हमेशा जाएगा लास्ट वाले के साथ, यानी ये बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट। अब ये वाला यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे Cu। कभी कभी सवाल पेपर में आता है समीकरण को पूरा कीजिए, तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे आपको आएगा तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। जैसे Ag है, यहाँ लास्ट में क्या है Cl, यानी A वाला आएगा इसके साथ, ये हो जाएगा AgCl जिसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए क्लियर हो गया प्रतिस्थापन, एक दूसरे का स्थान को इंटरचेंज कर लेना, आपस में परिवर्तन कर लेना। आगे हमारा नेक्स्ट उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या हमारा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब होता है उष्मा का निकलना, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, उष्मा निकलती है, तो उसको हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला हमारा उष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहता है कि वे रासायनिक इसका आप नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा उसमें क्या होती थी, निकलती थी, तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा, कोई भी चीज निकलना तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा, अवशोषण कर लेना, यानी इसका परिभाषा बनेगा उष्माशोषी। देखिए नाम से याद कर लीजिए, उष्माशोषी, उष्मा का अवशोषण, यानी इसका परिभाषा बना लीजिए कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा क्या होती है, अवशोषण होता है, तो उसको हम कहते हैं उष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एकदम एक पॉइंट में याद रखिए, मैंने यहाँ एक पॉइंट में लिखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए वो होगा आपका क्या, ऑक्सीकरण। ऐसे मैंने इसका 3 पॉइंट लिखा है पहचानने के लिए कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, योग का मतलब होता है जुड़ा हुआ। किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। अच्छा एक चीज देखिए, ऋण राशि वर्ड आया तो यहाँ पे एक चीज हम बताना भूल गए, उष्माक्षेपी में यहाँ पे एक हमने लिखा था प्लस, यानी जो त्याग करता है, जहां निकलता है वहां धन आयन यूज करते हैं, नहीं प्लस चिन्ह यूज करते हैं। ऐसे भी आप याद रखिएगा, प्लस और माइनस, धन आयन और ऋण आयन, जहां भी प्लस आएगा उसका मतलब वो त्याग कर रहा है, वो दे रहा है, निकल रहा है, और जहां भी माइनस आएगा वो मतलब ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो उष्माक्षेपी जो होता है वो प्लस का होगा सिंबल, और जहां उष्माशोषी रिएक्शन आएगा तो आपका क्या होगा, माइनस। जैसे आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसमें आप देखिए अगर प्लस है तो पकड़ लीजिएगा कि हमारा उष्माक्षेपी है, और माइनस है तो उष्माशोषी है। ठीक है, अब देखिए किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, यानी माइनस वाले में वृद्धि हो जाएगी। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है, मतलब अलग हो जाता है। इसके बाद है हमारा अपचयन। अपचयन का होता है रिडक्शन। रिडक्शन का परिभाषा मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। और एक किसकी पहचान क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, योग नहीं होता, संयोग होता है। किसी पदार्थ के यहाँ ऋण विद्युत नहीं होकर के क्या हो जाएगा, धन विद्युत अवयव की
वृद्धि हो जाती है और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो जाती है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, वहां क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हो गया ऑप्शन। अब आते हैं हम संक्षारण, कोरिजन। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। दोबारा सुनिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल आपका है जंग लगना। आपने देखा हो जंग लगता है लोहे में तो क्या होता है? धीरे धीरे उस वस्तु को नष्ट कर देता है, तो वो कहलाएगा आपका संक्षारण। अगला है हमारा विकृत गंधिता, जिसको कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखिए, आप घर में यूज करते होंगे। जैसे आपका खाना घर में तैलीय वसा युक्त कोई खाना बना, जैसे पूड़ी बना या चिप्स हो गए, ऐसे चीज जो तेल से बनते हो या घी से बनते हो जिसमें वसा युक्त हो, तो क्या होता है? उस बहुत देर तक छोड़ दो उसको तो उसमें एक गंध आ जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है, तो यही कहलाता है विकृत गंधिता। कह रहा है खाद्य पदार्थों में, मतलब खाने वाले पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत अगर बाकी भी होगा तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास एक क्लास हम इसका और रखेंगे जिसमें हम छूटी हुई बातों को बताएंगे। ऐसे मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा हो जाए, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में निपटाते हैं। अगला क्लास जो हमारा होगा वो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का करवाएंगे, जो आपको याद करने में सुविधा होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भरोसा कीजिए, हम हर सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।